नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। मेरे पीछे कन्याकुमारी का दृश्य है और मेरे मन में भी भारतीयता का वो भाव है जिसको लेकर हम भारत से दूर चाहे किसी देश के नागरिक बन जाएं, पर वो हमारे भीतर धमकता रहता है। और जब हम भारत माता की जय कहते हुए इंडिया डे परेड में चलते हैं तो और भी अधिक आनंद आता है। तो ये सामूहिकता को बढ़ाने वाला, हमारे जीवन के निर्माण में विशेष भूमिका निभाने वाली जो भारत माता है, जब स्वाधीनता दिवस आता है तो एक और अधिक उल्लास छा जाता है। उस उल्लास के साथ साथ जो स्वतंत्र भारत की समस्याएं, उन पर भी हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उत्सवमय वातावरण के भीतर मैं स्वागत कर रहा हूं हमारे दोनों अतिथियों का, जगदीश सेवानी जी, नीलिमा नमस्कार। मदान जी। नमस्कार अशोक जी, तो धन्यवाद। केंद्र में नीलिमा जी को लाते हुए मैं आज जब हम बात करें तो राखी का पर्व है, तो उसकी भी मंगल कामनाएं हमारे सभी दर्शकों को आपके साथ पहुंचा रहा हूं। और जब हम कुछ दृश्य दिखा रहे हैं राखी के पर्व से संबंधित, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिखाई देंगे, नीलिमा जी आप बताएं, ये जो पर्व है जो हमारे संस्कारों को जागृत रखने में मदद करे, मैं उसमें विशेष रूप से राखी का क्या महत्व आपको लगता है? राखी का महत्व ऐसा है कि हम न केवल अपने स्वयं भाई बहनों को एक साथ रखते हैं, एक परंपरा बनाए रखते हैं। बचपन से ही, जन्म से ही माँ बाप भाई बहन को एक तरह से एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये पवित्र बंधन न केवल एक धागा है, धागे से ज्यादा मजबूत ये संबंध है। और ये संबंध पवित्रता का संबंध है जो भाई बहनों को पूरे जीवन जोड़े रखता है। बहुत सुंदर। मैं इसको एक और स्टेप कहूंगी कि हम अपने आसपास जो लोगों को देखते हैं जिनके साथ एक भाईचारा, जिसको हम कहते हैं भाईचारा हो जाता है, उसमें भी कई आप भाई बहन देखते हैं जो बायोलॉजिकल भाई बहन नहीं होते, लेकिन ये रिश्ता निभाते हैं। नीलिमा जी ने कितनी सुंदर बात कही। जगदीश जी, वही दृश्य हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के उत्सवों को जिस तरह से अपनाते हैं वो भी प्रेरक है। राखी और विशेष करके मोदी जी का उत्सवों के साथ संबंध राखी के अवसर पर, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जगदीश? अशोक जी, पहले तो ITV व्यूअर्स को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और राखी रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने देखा है जब भी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं पिछले 11 साल से, तो भारत का नक्शा ही बदल गया है। जो भारत के हर हिंदू का, सनातनी का हर त्योहार इतने प्रेम और जोश से मनाते हैं, रक्षाबंधन हो या जन्माष्टमी हो या इंडिपेंडेंस हो, पूरा नया जोश भारत में आ गया है। एंड यू कैन लाइक, अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे, उस दिन राखी के दिन प्रधानमंत्री का घर खुला होता है और सब बच्चे और बच्चियां आती है, प्रधानमंत्री को राखी बांधती है। इट गिव्स अ ग्रेट मैसेज टू ऑल भारतवासीज एंड टू द वर्ल्ड दैट तो दिस इज अ वेरी जगदीश जी, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ भारत। बहुत सुंदर। तो जगदीश जी का धन्यवाद करते हुए, और जब आप ये देख रहे हैं दृश्य, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक अलग प्रकार की ललक इस उत्सव के साथ का जो आनंद है और जो पावनता नीलिमा जी ने उसका उल्लेख किया, और एक मंगल भाव जागृत होता है संबंधों के सेतु के बारे में। और उस दृष्टि से कितनी आत्मीयता से प्रधानमंत्री अलग अलग आयु के लोगों के साथ जुड़ पाते हैं, वो भी प्रेरक है। इस प्रेरणा के दृश्य को लेते हुए अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, जहां हम बात प्राइड की कर रहे हैं वहां प्रिजुडिस की भी करने वाले हैं। तो नीलिमा जी, थोड़ी सी चर्चा यहाँ से ही शुरू करते हैं। जैसे ये तो ओवरसीज बीजेपी के सह संस्थापक के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं, जगदीश जी आप भी जुड़ी रही हैं, पर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो जो हमारी विशेषता होती है उसको लेके ही कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है। यानी ये भावना रहे कि भारत सबका है। तो जब जगदीश जी भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव के भाव को प्रधानमंत्री जी के द्वारा बढ़ता हुआ देखते हैं, तो कई लोग उसमें विभाजन देख लेते हैं। ये सही गलत अपने स्थान पर है, पर ये सचमुच में एक समस्या जैसा है क्या आपकी? जो सच्ची समझ है सत्यमेव जयते के साथ जुड़ी हुई, वो नहीं हो के एक दूसरा नैरेटिव बिल्ड हो जाता है। नीलिमा जी, आपका ऑब्जर्वेशन? देखिए, दृष्टिकोण जो है वो हर एक व्यक्ति का अलग ही रहेगा और अलग ही होता है, और जिसे हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं वो भी सबका अलग रहेगा। लेकिन एक मूल भावना को लेके अगर चलेंगे तो
अगर हम किसी को, हमारे भारतीय जन समूह को संबोधित करते हैं, समांतर आपने देखा होगा भाइयों और बहनों का, राइट? सुनिए भाइयों बहनों, कोई भी भाषण दे रहा हो आपको ये शब्द जरूर सुनाई दे। तो ये भावना, एक भाई बहन की भावना, भाईचारे की भावना, ये समांतर है। इसमें क्या त्रुटियां हो सकती हैं? जरूर होती हैं। क्या असली भाई बहन के बीच में भी फूट होती है? जरूर होती है। एंड things can go wrong, but it is always how you believe in the right thing and how strong you are yourself about your discipline. आपने अभी संस्कार शब्द यूज किया, आप अपने संस्कारों को कितना महत्व देते हैं, उनको कितना जोड़े रखते हैं, और एक भारतीयता को कैसे लेके आगे जाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत सही कहा आपने। तो भारतीयता की बात को लेते हुए स्वाधीनता दिवस से होकर छूकर जब हम भारत को टटोल रहे हैं अपने अपने मन में, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें गौरवान्वित करने वाली हैं। जैसे कि हमने प्राइड शब्द का प्रयोग किया है, उसमें से विश्व की स्तर पर जो भारत की छवि है वो भी। और मैं जगदीश जी से निवेदन करते हुए कि सिर्फ 11 बरस के कालखंड को नहीं, हम पूरे समय में जो एक भारत की यात्रा रही है, यानी कोई भी राजनीतिक दल का नेतृत्व रहा हो, कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि एक निरंतरता है भारतीयता के भाव को लेकर के। तो उसमें मोटा मोटी जब आप टॉप 3 बातें देखें, अगर अभी सिर्फ उनका उल्लेख मात्र करें, यदि जिनको लेके आपको लगता है कि भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जिसको लेकर आपको गर्व होता है, विशेष करके स्वाधीनता के बाद की यात्रा में। बिल्कुल सही कहा अशोक जी। आज ये 11 साल में या हमारे 2047 में जब हमको इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, इट्स अ न्यू भारत नाम। आज भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड विद इन नेक्स्ट 2 years इट इज गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। Actually, few weeks back, I was with the senior advisors to the Prime Minister on economic affair. According to him, the Bharat will be one of the top economy in 2047 with a GDP of $40+ trillion. So just imagine what a visionary leadership like Narendra Modi has done to Bharat in short span of 10 years. It's totally different. It's new Bharat. इकोनॉमी बढ़ रही है। आज भारत इज अ ग्रोथ इंजन ऑफ नॉट ओनली भारत बट द होल वर्ल्ड। पूरा वर्ल्ड भारत की तरफ देख रहा है फॉर द ग्रोथ। अभी अगर आप दूसरी चीज देखेंगे तो वर्ल्ड अफेयर, यूक्रेन में वार हो रहा है, मिडिल ईस्ट में वार हो रहा है, सब भारत की लीडरशिप को देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं फॉर समाधान। पिछले 10 साल से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, बट दैट शोज द इमर्जेंस ऑफ सॉफ्ट पावर ऑफ भारत। जगदीश जी, इस बिंदु पर नीलिमा जी के विचार लेते हैं, फिर आपके पास वापस आता हूँ। तो नीलिमा जी, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है इंडिया की, उसके साथ साथ भी हम प्राइड के अलावा कुछ जो प्रॉब्लम्स, कहीं से स्वर आ रहा है कुछ, तो जो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनइक्वालिटी जो है वो खत्म नहीं हुई। इसको लेके बहुत बातें होती रहती है, और ये जब पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो ये लगभग असंभव है कि सब, मतलब उस तरह का संसाधन सबको मिल पाए। पर ये आप ऐसा समझती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान भारत, इस बात को भी एड्रेस कर रहा है कि इनइक्वालिटी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच जाए कि वो असंतोष को लेके, और जैसे कुछ विपक्षी दल बांग्लादेश का उल्लेख करते हुए एक अलग तरह के धमकी जैसा स्वर उनका सुनाई बीच में दिया था। नीलिमा जी, आप मोटा मोटी कैसे देखते हैं, ये पॉलिटिकल है? बेस मैं तो आई लाइक टू गो बैक टू द रूल्स एंड टू द रूट्स। आप ये देखिए, कोई भी लीडरशिप हो, और इसमें मैं डिस्टिंक्शन नहीं करूंगी, चाहे किसी भी दल का नेतृत्व हो जाए, लेकिन वो नेता जब आता है वो एक विजन लेके आता है, अपने गोल्स लेके आता है। क्या वो गोल्स के समापन की तरफ देश को ले जा सकता है? क्या उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा? दुनिया का जो एक दुनिया की जो एक परिस्थिति है वो तो हर पल बदलती है। हर पल बदलती हुई दुनिया में, हर पल बदलते हुए देश में, अगर कोई नेता, जैसे जगदीश जी ने कहा, 10 साल तक उसने भारत का नक्शा बदल दिया। आज आप भारतीय हो के गर्व से कहते हैं कि मैं भारतीय हूं,
जब ये गर्व आप महसूस करिए, कहाँ से आया? पहले हम लोग कभी कभी शाय आउट कर जाते थे, हम लोग लाइमलाइट में हर वक्त नहीं आ पाते थे, लेकिन आज हर भारतीय व्यक्ति पूरे संसार में जो आगे आ रहा है, किस चीज के आधार पे आ रहा है? कि आपका देश कैसा है, आपका देश में क्या प्रोग्रेस है, आपकी कितनी डेवलपमेंट है, आपके देश का नेतृत्व कैसा है। अगर वो सब स्ट्रांग है तो हम स्ट्रांग हैं। और ये स्ट्रांग जो हमें बनाता है वो हमारे मोदी जी ने जो बदलाव लाया है, ये चाहे किसी का पर्सनल कुछ भी ओपिनियन हो, जो मोदी जी ने एज सिंगल हैंडेड लीडरशिप, he has controlled the entire mechanism of working of Indian government. It is par excellence. Nobody has done it, nobody can do it. तो नीलिमा जी, ऐसा है कि जो बात आप कह रही हैं और जगदीश जी जो बात कह रहे हैं, उसको बहुत लोग उससे सहमत हैं पूरी तरह, और बहुत लोग ऐसा भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के कारण कुछ माइनॉरिटीज में या असंतोष रहा है इत्यादि, पर उस तरफ बहुत विस्तार में नहीं जाते हुए जब हम प्राइड की बात कर रहे थे, तो जगदीश जी आप के साथ में मैं यदि जोड़ूं, आपने इकोनॉमिक, आपको अनम्यूट करना होगा अपने को, अगर आप अपने भारत के ग्लोबल इमेज के साथ साथ जो डिफेंस के सेक्टर में एक नया भारत उभर कर आया है, और ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं था कि आप इंडिया में वो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट बना रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस दृष्टि से क्या आप देखते हैं भारत की स्थिति ग्लोबल प्लेयर के रूप में? अशोक जी, मैं वही बोल रहा था कि ये अभी 11 साल से नया भारत है। पहले हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस में, अभी वी आर नेट एक्सपोर्टर ऑफ मिसाइल्स एंड अदर वेरियस डिफेंस इक्विपमेंट। 10 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है, बट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। एंड बिसाइड्स दैट, आप बात कर रहे थे कि बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है रिच एंड पुअर में। मैं बात करता हूं जो नरेंद्र मोदी ने अभी 15 अगस्त की स्पीच में भी बोला, टुडे एवरेज जो कॉमन भारतीय है उसको प्लीड नहीं करना पड़ता है कि मुझे बिजली चाहिए या मुझे पानी चाहिए या गैस चाहिए। आज उनको हर घर में नल है, गैस है, चूल्हा है, और इतने मोर देन 120 मिलियन टॉयलेट्स बनाए हैं। और प्रधानमंत्री जब सोचते हैं तो पहले किसानों का सोचते हैं, एट द ग्राउंड लेवल सोचते हैं। एंड अगर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी जो कर रहे हैं, वो भी दे आर क्रिएटिंग जॉब फॉर द पुअर। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर भारत, वेयर कैपिटलिस्ट भी खुश है और किसान भी खुश है, एंड मोटे मोटे लेवल पे जो गरीब है, द लास्ट पर्सन इन द रो इज आल्सो हैप्पी। अंत्योदय योजना मुझे याद आती, पहले इस नाम से भी चलता था कि सबसे पीछे वाला आ गया। वो मैं तो शब्द आगे बोल रहा था जी, इसी बात को आगे ले जाते हुए नीलिमा जी, जब हम भारत के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए विकास की बात करते हैं, तो कई लोग ऐसा है कि उनकी अच्छाई को देखने में उनको बड़ा संकोच रहता है, या तो इसलिए कि विपक्षी दल के हैं या एक सर्टेन एजेंडा रहता है। हम अगर कोशिश करें ऑब्जेक्टिवली देखने की, तो ये वाली जो स्थिति है जहां पर भारत एक नई चुनौती अपने इस स्टैंड के कारण कि अमेरिका चाहे जो अपेक्षा कर रहा हो, रशिया से ऑयल लेना है तो लेना है, और इंडिया फर्स्ट करके जो एक फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे ले जा रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? खास करके जब हम ये भी याद रखें कि हमारे सामने कई तरह के सवाल पड़ोसी राष्ट्रों में जो अस्थिरता आ गई है उसको लेकर भी बन रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग एक्ट करने की जो प्रॉब्लम इंडिया की है, उसको किस तरह आगे बढ़ता हुआ आप देख रही हैं? कंसर्न है कोई या संतोष है? मैं ये कहूंगी कि जब मोदी जी ने शुरू किया 10 साल पहले, जब ये बदलाव आया, सबसे पहले अगर आप याद करें तो उन्होंने सारी समस्याओं का एक विभाजन किया, और हर एक समस्या को मद्देनजर रखते हुए, बड़ी समस्या को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक एक डायरेक्शन में अभियान चलाए, योजनाएं चलाई,
ठीक है, वो तो हो गया आपका पब्लिक के लिए जो वो कर रहे हैं. Besides that, as the leader of the country, he also has to handle border issues. He has to handle foreign issues, foreign connections, foreign relations becomes a very integral part of leadership. In both areas, I will say this, that he has made consistent progress so that in every area, आज बेटी अपने आप को सुरक्षित समझती है, जिसको रोजगार चाहिए उसको रोजगार मिलने की संभावना है, किसान अपने पेस्टिसाइड्स के लिए, अपनी खेती के लिए कर सकता है, कोई उनको पता है कहाँ जाना है. मॉनेटरी सिचुएशंस उन्होंने संभाले, उन्होंने जो ये छोटी छोटी चीजें जिसके लिए लोगों को सालों साल लग जाते थे कुछ काम कराने के लिए, ऐसी योजनाएं चलाई, ऐसे कंप्यूटराइजेशन किया कि सब आपके लिए आसान है. आपका जनजीवन आसान हुआ है, आपकी बॉर्डर सुरक्षा है, आपको किसी आउटसाइड कंट्री से एज सच खतरा नहीं है. और उस चीज को बनाए रखने के लिए मोदी जी का बहुत बड़ा एक माइंड में उनका जो चलता है, इट इज अनपैरेलल्ड. तो मुझे आप दोनों क्षमा करें, और जब हम अच्छाइयों की तरफ देख रहे हैं जो कि अच्छी आदत है, तो वहां से ये शब्द निकल कर आए थे मोदी भक्त हैं. पर हम उस बात को लेकर विशेष करके एक, क्योंकि आपने अभी कहा कि बेटी अपने को सुरक्षित समझ रही है, वहां पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है. अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं अभी विशेष करके आ रही हैं. जो कलकत्ता में हुआ वो पूरे सभ्य समाज को शर्मसार कर देने वाला है, और उसके साथ साथ एक पूरा ऐसा तंत्र है जिसमें हमें कहीं ना कहीं चारित्रिक जो अवमूल्यन हो गया है उसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है. मैं आपके पास वापस आऊंगा नीलिमा जी, पर जगदीश जी, ये जो समस्या है इसमें सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप भी आते हैं, तो फिर ये भी आवश्यकता हो जाती है कि आप सिर्फ पॉलिटिकल प्रिज्म से अपनी सहानुभूति को व्यक्त करने के लिए नहीं जाएं. तो ये कैसे आप देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ भारत को बढ़ते हुए? Ashok ji, I was about to talk to you about what has happened in Calcutta. It is outrageous. It is shameful. कोई भी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए. और अगर आपको याद होगा तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में भी कहा था कि माताओं और बहनों की सुरक्षा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन भारत. एंड ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट वेरी वेरी गुड. एंड ये जो सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन इट्स वेरी वेरी बैड. एंड today governor of West Bengal is meeting our home minister Amit Shah ji about this. This cannot be tolerated. There should be a zero tolerance towards rape or insecurity of our mothers and sisters. And I have full faith in Modi's leadership that he will do whatever possible, that whatever has happened will not be tolerated, and the culprits will be given a harsh punishment immediately, because if the justice delays is justice denied. We have to make sure that justice is done very soon. So जगदीश जी और नीलिमा जी, आप दोनों की अनुमति से मैं ये मानना चाहूंगा कि ये समस्या किसी एक नेता के सुलझाने से सुलझने वाली नहीं है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि सिंगल हैंडेड लीडरशिप से उन्होंने किया, वो भी अच्छी बात है, पर जब तक वो भी हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास और क्या सबका प्रयास, तो सबका प्रयास नहीं होगा अगर, और अगर आप ये समझें कि सबका प्रयास मोदी जी ने कहा इसलिए नहीं करना है, तो वो अपने आप में सेल्फ डिफीटिंग बात है, वो आत्मघाती रवैया है. तो कई बार हमारे सामने समस्या ये आ जाती है कि राष्ट्र प्रेम के अर्थ को आप ये मान लेते हो कि बीजेपी का समर्थन हो रहा है, तो ऐसे करके नीलिमा जी ये वाला जो संदर्भ है ना वो भी बड़ा संवेदनशील है, क्योंकि जो अभी बांग्लादेश की स्थिति हुई जिसमें बहुत सारी चिंता की बातें हैं, उसके बाद लोगों ने खुलकर ऐसा कहा कि अगर मोदी जी की नीतियां ठीक नहीं और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ऐसा कह दिया तो बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं. ये बात अपने आप में उनकी जो संवेदन शून्यता के साथ साथ भारत के व्यवस्था में, भारत की सेना में, भारत के प्रजातांत्रिक ढंग से इतने वर्षों तक सफलता से यहाँ तक आने के ऊपर एक उनके भीतर का संदेह उजागर करती है. लेकिन जब इस तरह की बातें बार बार होती है तो एक इकोसिस्टम तैयार होता है जो अस्थिरता को बढ़ा सकता है. प्रश्न आपसे मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करने के लिए आपको क्या लगता है प्रोएक्टिव कुछ कदम
सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपने टिप्पणी करी कि शायद भारत में ऐसा कुछ ना हो, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस सर्टेन एरियाज में ऑलरेडी है, और जिस तरह से कई देशों में ड्रग्स के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होता है, तो जहां आपकी कोई छोटी से छोटी भी गलती हो, आपकी सज़ा इतनी बड़ी है कि आप उस चीज़ को नहीं करेंगे। सिमिलरली अब और ये कोई नई बात नहीं है कि देयर इज atrocities is nothing new, it has been going सदियों पुरानी Unfortunately, बात है, that is true. लेकिन इसको हैंडल करना, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज there is insurgents or upsurgents or there is some disruption, that does not give you or any country or any sector of people or any religious belief to take the license to do whatever they want. That is fundamentally wrong and should be opposed. देखिए जी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ, आप जो कह रही है उसमें कोई असहमति नहीं है। सवाल ये है कि इसके बारे में किया क्या जा सकता है और क्या सरकार कर रही है? किया क्या जा सकता है? एक तो सख्तीकरण, आप सख्त हो जाइए, नहीं होगा, आपकी अपनी पुलिस एंड सिक्योरिटी विजिलेंस इस तरह से होनी चाहिए कि जहां जहां आपको मालूम है कि ऐसी घटनाएं घट सकती हैं, वहां पे आप विजिलेंस लगाइए। जिस क्षेत्र में जो लोग इंडिविजुअली इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, एज अ नेचुरल, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ देशभक्त भी कह लीजिए आप, अगर आप अपने समुदाय के कई चीजों के हक में हैं, उनकी सुरक्षा की हक में हैं, अगर आप एक अच्छे भारतीय नागरिक हैं, तो आप कई चीजों को रोक सकते हैं। यू कैन बी योर ओन एम्बेसडर ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो जो सारी बातें आप कह रही हैं वो भारत में रहने वाले लोगों पर लागू हो गए। आप तो अमेरिका में चले गए हो, हमको उपदेश दे रहे हो। बांग्लादेश में हो रहा है वो निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी भी एक समुदाय को इस तरह से बुरी तरह से ट्रीट करेंगे, इसका फॉल आउट होता है, इसका परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। ये तो बहुत बहुत सारी शाखाएं हैं एक बात की। फिलहाल मैं जगदीश जी के पास में इस संदर्भ को दूसरी तरफ से लेकर जाना चाहता हूँ। कई बार जो ये चारित्रिक अवमूल्यन जिसका उल्लेख मैंने पहले किया, वो बाद में बढ़ते हुए इस तरह के कृत्य जो कि मानवता को कलंकित करने वाले हैं, उस तरह के समूह के विकसन में भी चला जाता है। और कई बार भ्रष्टाचार जो होता है वो कहीं भारत के विकास की यात्रा को न केवल रोक देता है बल्कि भारत के आर्थिक तंत्र को खोखला भी करता है। तो समय थोड़ा कम है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस संबंध में कुछ कहा। उसकी तरफ जाने से पहले आप बताएं कि स्वच्छता की दृष्टि से उन्होंने जो जो बातें कही थी, तो जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो हर बार जिस भी, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं या वो सब कहते हैं ये पॉलिटिकल रिवेंज कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? Ashok ji, before I answer you to that question, I strongly condemn what is happening in Bangladesh to the minorities. It is totally unacceptable. And the second thing I wanted to say, what Congress leaders have given a statement, I strongly condemn it. भारत is totally different. जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में हो ही नहीं सकता. भारत is a strong democracy. Today we are celebrating 78 years of independence. भारत has a leadership like मोदी, जैसे आपने बोला, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रहे हैं. तो भारत में ऐसे हो ही नहीं सकता. Today minority is the most safe in भारत like it never was. देखिए, मैं आपको इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ, ये हो ही नहीं सकता वाली बात तो सही है, लेकिन होए ही नहीं इसके लिए भी जब दूसरी तरफ के लोग भड़काने का काम करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, तो आपको तैयार होना पड़ेगा कि उसकी रोकथाम कैसे की जाए। जो डीप स्टेट है वो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. But you have to remember that we have a strong leader like Narendra Modi, a strong home minister like Amit Shah, and a defense minister like Rajnath Singh. And जो इकोसिस्टम भारत में है, ऐसा होगा नहीं. एंड हम पूरी तरह से तैयार हैं. मैं लास्ट 4 मंथ्स भारत में था, तो मुझे पता है व्हाट इज हैपनिंग इन भारत एंड द गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या सोच रही है. जी, हम अपनी बातचीत के विराम की तरफ चल रहे हैं. उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको
आपके साथ याद करना चाहता हूँ ये उल्लास जो हम अमेरिका में रह के या किसी भी देश में हो, जो स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, हम बड़े उत्साह से देखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण पर भी जितना ध्यान मुझे लगता है भारत से बाहर दे रहे हैं, उतना भारतीय भी दे रहे होंगे कि नहीं भारत में रह के मुझे पता नहीं, पर थोड़ा सा ये अंश दे रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। तो जहाँ पर वो भ्रष्टाचार के संबंध में अपने अप्रोच की बात करें, उसको थोड़ा सुनते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, समाज की मनोरचना में भी बदलाव कभी कभी बहुत बड़ी चुनौती का कारण बन जाता है। हमारा हर देशवासी भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। लेकिन सबसे बड़ी नई चुनौती आई है। भ्रष्टाचारियों से निपटना तो है ही, लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक जो परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में। तो मोटा मोटी मुझे लगता है इनकी बात सुनते हुए एक अलग प्रकार का आपको आनंद, ऐसे आस्था को साथ आपकी बढ़ाने वाला आता है। समय की बहुत सीमा, 30-30 सेकंड में आप दोनों चलते चलते भारत माता के प्रति जो भाव मन में इस समय आए, नीलिमा जी से प्रारंभ करेंगे। जी, आई थिंक फियर बनाए रखना फॉर रॉन्ग डूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और निजी फायदे के लिए जो लोग जन फायदे के आड़ में गलत काम करते हैं, इसको रोकना भी बहुत जरूरी है। 15 अगस्त के लिए अब तो गुजर गई, लेकिन फिर भी 78 इंडिपेंडेंस के लिए सभी को मैं अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। बहुत धन्यवाद। और जितनी परेड हो रही है हमारे, अभी उसके बारे में चर्चा बाद में, नेक्स्ट टाइम पर 25 तारीख को हिक्सविल जरूर पधारें। जगदीश जी। धन्यवाद अशोक जी। बस यही मैं बोल रहा था, ये नया भारत है। अगर आपने देखा होगा लास्ट 10 साल में कोई भी इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ मोदी स्ट्रिक्ट अबाउट करप्शन, नो करप्शन, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। चलिए, तो 20 सेकंड में मुझे लगता है जो एक महत्वपूर्ण सूचना नीलिमा जी दे रही थी, मुझे स्मरण आया, वो इस कार्यक्रम में पहुंचा दिया है। कितनी तारीख को परेड है? 25 अगस्त को हिक्सविल ब्रॉडवे पटेल ब्रदर्स से शुरू होगी। Yes, all of us must come, must join and support the parade. जय हिंद और भारत माता की जय जयकार के साथ में जगदीश जी, नीलिमा जी और विशेष हमारे कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी भी सम्मिलित हुए, उनका भी आभार, आप सभी का प्यार के साथ आभार। भारत माता की जय।